2024 के लोकसभा चुनाव तथा हिंदुओं की भूमिका, इस विषय पर सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तत्पूर्व हम उनका परिचय जानकर लेते हैं। सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी, आप नाक कान गला रोग के विशेषज्ञ यानी ENT सर्जन हैं। पूर्व में आप चिकित्सा महाविद्यालय में प्राध्यापक थे और वर्तमान में जो हमारा यह वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव चल रहा है और पिछले 10 वर्षों से जो अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन हो रहे हैं तो वो आप ही के मार्गदर्शन में हो रहे हैं। इसी के साथ दिल्ली क्षेत्र में उत्तर भारत का जो अधिवेशन होता है 2018 से, ये भी आप ही के नेतृत्व में हो रहा है। आपने कुंभ मेले का महत्व एवं पवित्रता की रक्षा, श्री गंगा जी की महिमा, श्री गुरु कृपा योगानुसार साधना, धर्म शिक्षा फलक आदि ग्रंथों का संकलन भी किया है। तो मैं सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वे हमें इस महत्वपूर्ण विषय पर मार्गदर्शन करें। धर्म संस्थापना की देवता भगवान श्री कृष्ण, सच्चिदानंद परब्रह्म गुरुदेव डॉक्टर आठवले जी, उपस्थित सभी संत महंतों के चरणों में मैं वंदन करता हूँ। व्यासपीठ पर विराजमान सभी मान्यवर और मेरे धर्म बंधु और भगिनियों, अभी हम जो विषय देख रहे हैं ये थोड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि इस अधिवेशन में हम वैश्विक हिंदू महोत्सव के माध्यम से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना और विश्व को सुसंस्कृत करना, आर्यमय करना, इस उद्देश्य से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। परंतु यहाँ से जब हम वापस जाएंगे और हिंदू राष्ट्र का अभियान करेंगे तो कुछ ही महीनों के बाद 2024 के इलेक्शन की हवाएं बहने लगेगी और हमारे सामने इलेक्शन के संदर्भ में कुछ प्रश्न निर्माण हो जाएंगे। इस सत्र में हम देखेंगे क्या ये लोकतंत्र सही में लोकतंत्र है या ये अत्यंत त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र है। इस सत्र में हम देखेंगे कि ये चुनाव की जो पद्धति है, क्या ये सही में भारत को न्याय दे रही है और सही में हिंदू राष्ट्र के लिए पूरक होगी या नहीं। इस सत्र में हमें ये देखना होगा कि क्या हिंदू राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जागरूक और संगठित है और इस लोकतंत्र को वो अपने पक्ष में करने के लिए सक्षम हुआ है या नहीं है। और इसके साथ हमें यह भी देखना होगा कि अन्य जो पंथ हैं, अल्पसंख्यक हैं, वो इस लोकतंत्र का उनके पंथ के पक्ष में कैसे उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि हम नैरेटिव की बात कर रहे हैं और नैरेटिव की बात तो 47 से या 1950 से हमें चिंतन करना होगा कि जिस लोकतंत्र को हम पर थोपा गया है और भारतीय विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे अच्छा लोकतंत्र है, सबसे प्रोग्रेसिव लोकतंत्र है, ऐसे हम पर जो विचार थोपे जा रहे हैं, तो ये कौन सा नैरेटिव है जो अपने स्वराज्य स्वतंत्र से दूर लेके जा रहा है। इसका चिंतन हमें करना पड़ेगा। इसमें दो बातें आती है कि जिस अंग्रेज़ों से हमने स्वतंत्रता प्राप्त किया और ये लोकतंत्र लिया, उन्होंने अपना संविधान ही नहीं लिखा। तो ऐसा क्या षड्यंत्र था, ऐसा क्या नैरेटिव था कि उन्होंने गड़बड़ में हमें संविधान लिखने के लिए बाध्य किया और लिखित संविधान के क्या क्या त्रुटियां अभी हम भोग रहे हैं।
तो ये नैरेटिव के युद्ध की शुरुआत कहाँ से हुई वो हमें देखने की आवश्यकता है। और हम ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस की भी बात कर रहे हैं, तो क्या झूठे लोकतंत्र के माध्यम से भारत को विभाजित करने की सुनियोजित प्रक्रिया हो रही है क्या? इसका भी चिंतन और अध्ययन हमें करना होगा, क्योंकि जिस इंग्लैंड से या जिस अमेरिका का हम एक आदर्श कहते हैं लोकतंत्र में, वहाँ 2 पार्टी डेमोक्रेसी है, और भारत में जब मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी थोपी गई तो ये ब्रेकिंग फोर्सेस क्या तभी से कार्य कर रहे थे क्या? क्योंकि मैंने काफ़ी विद्वानों से जब चर्चा किया तो वो बता रहे थे कि नहीं नहीं, भारत की जनसंख्या इतनी है, यहाँ तो 2 पार्टी से काम नहीं होगा। परंतु ये षड्यंत्र का तो मैं जब नेपाल जाता हूँ तो वहाँ की जनसंख्या तो 3.5 या 4 करोड़ होगी, तो वो भी एक छोटा सा देश था, तो उस पर ये मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी थोपकर ये यूरोपीय देशों ने जो षड्यंत्र भारत के विरोध में किया वही नेपाल के विरोध में कर रहे हैं। तो उनका ये जो नैरेटिव है कि अधिक लोक संख्या है करके मल्टी पार्टी हमने दिया है यहाँ पर, तो ये उनके षड्यंत्र को यहाँ पर व्यक्त करता है। तो हमें ये ध्यान में लेने की आवश्यकता है कि ये ब्रेकिंग फोर्सेस है या नैरेटिव बिल्डिंग है, ये 47 से आपको थोपा गया कि लोकतंत्र सबसे अच्छा है, उसमें ही आपका भला है। आपके देश में कोई व्यवस्था नहीं थी, अव्यवस्था को तो अंग्रेज़ों ने आके व्यवस्थित किया है, और हमने वही मैकलो प्रणीत शिक्षा व्यवस्था में पढ़ने के कारण हमें स्वतंत्र, स्वदेश, स्वराज, इसका अज्ञान ही हमारा शत्रु बना है। तो अगर हमारा कोई शत्रु है तो वो हमारा अज्ञान सबसे पहले, दूसरा हमारा स्वार्थ कि हम किसी से संगठित नहीं हो पाते हैं। इन 2 बातों को लेके हमें कार्य करना पड़ेगा, यह सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। वैसे तो हम धर्म कार्य करने वाले, हिंदू राष्ट्र के कार्य करने वाले हैं। हमारे हिसाब से चुनाव या राजनीति प्रधानता में नहीं आती है। चुनाव ये राजनीतिक जो दल है उनके दृष्टि से होते हैं, उनका घोषणा पत्र होता है, मुखपत्र मैनिफेस्टो है, फिर उनकी प्रचार सभाएं होती है, और वो जनता की इच्छा और आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए कुछ घोषणाएं करते हैं, कुछ अपीसमेंट के तौर पे घोषणाएं करते हैं, और एक गट्ठा वोट लेकर सत्ता में आने का प्रयास करते हैं। तो चुनाव यह एक राजसिक प्रक्रिया है, क्योंकि हम धर्म के परिप्रेक्ष्य में भी देखना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों की सत्ता में आने की इच्छा होती है, जनता को कुछ है वो भौतिक उपलब्धियों के लिए इच्छाएं व्यक्त करते हैं, कुछ अपनी सुख सुविधाओं की इच्छाएं उपलब्ध करते हैं। हिंदू छोड़े तो भारत के जो अल्पसंख्यक है वो अपने पंथ की रक्षा के लिए कुछ मांगे रखते हैं, और एक दूसरे के स्वार्थ को पूर्ति करने में ये चुनाव की प्रक्रिया आगे आगे जाती है। हो सकता है कि हम घर में भी चर्चा करते हैं तो घर में भी 2 भाई, पिता बेटा, माँ बहन, इनके साथ हमारे मतभेद और मतभिन्नता हो सकती है। आज हम यहाँ पर जो एकत्रित आए हैं, हम अलग प्रांतों से आए, अलग भाषा के क्षेत्र से आए, हमारी समस्याएं अलग है, तो हमारी भी मतभिन्नता हो सकती है। मैं जो सूत्र रखूँगा उसके साथ भी आपकी मतभिन्नता हो सकती है, परंतु हम यहाँ एकत्रित हुए जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य साध्य करने के लिए हम एकत्रित क्या कर सकते हैं, इसके चिंतन के लिए आज यह विषय लिया है, यह हमें ध्यान में लेना होगा। अब चुनाव या राजनीतिक जो पक्ष है वो 5 वर्ष के बाद आता है, और 5 वर्ष में एक बार चुनाव हो गया कि राज्यकर्ताओं को फिर केवल सत्ता संभालनी होती है। परंतु हमें जो धर्म कार्य करना है, हमें जो हिंदू राष्ट्र की स्थापना का अभियान है,
वो प्रतिदिन प्रतिपल हर क्षण हमें करना होता है। तो ये मुख्य फ़र्क एक चुनावी प्रक्रिया और हम जो धर्म कार्य का प्रसार कर रहे हैं या हिंदू राष्ट्र का कर रहे हैं उसमें होता है। अब लोकतंत्र के संदर्भ में सबसे पहले हमें ये चिंतन करना होगा कि लोकतांत्रिक और चुनावी प्रक्रिया है, क्या यह हमारे स्वतंत्र से निगड़ित है या ये हम पर अभी गुलामी के तंत्र से निगड़ित है। क्योंकि ये जो लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया है यह पाश्चात्य जगत की देन है हमारे लिए, वो हमारी स्वकीय प्रक्रिया नहीं है। और चुनाव में इलेक्शन है और हमारी जो प्रक्रिया होती थी कि हम सिलेक्शन किया करते थे। और इलेक्शन का क्या महत्व है कि मतदाता ने एक बार आपने वोट कर दिया कि बाद में आपकी गिनती 5 वर्ष के बाद ही होती है। कहीं शराब की बोतल है या कुछ नोटों की गड्डी के साथ ही हो जाती है और उसके बाद आपका रोल ख़त्म कर देते हैं। परंतु लोकतंत्र जागरूक नागरिक, क्रियाशील नागरिक और संगठित नागरिक ही लोकतंत्र की शक्ति है। तो आगे कुछ बिंदुओं में हमें ये देखना होगा कि एक हिंदू करके हम इस प्रक्रिया में कितने यशस्वी हुए और एक हिंदू करके हम कहाँ कहाँ कम पड़े, इसके चिंतन के लिए हमने सत्र लिया है। एक उदाहरण देखते हैं कि 80-90 अंध व्यक्तियों के साथ 8-10 कुछ जो देख सकते हैं ऐसे व्यक्ति जा रहे थे और जाते जाते एक पहाड़ के पास आए, सामने खाई थी और उस समय जो देख पा रहे थे तो उन्होंने कहा कि रुक जाइए, रुक जाइए, सामने खाई है, जाना नहीं है। तो उस समय सब एकत्रित हो गए कि नहीं, ये लोकतंत्र है, हम बहुमत के आधार पर निर्णय लेंगे, सामने जाना है कि नहीं वो हम बहुमत के आधार पर तय करेंगे। और फिर एक व्यक्ति ने पूछा कि भाइयों आप बताइए, ये लोग बोल रहे जाना नहीं है, हमें आगे जाना है या नहीं। तो जिनको दृष्टि नहीं थी वो सब ने हाथ ऊपर कर दिया, नहीं हमें जाना है। क्या आज के लोकतंत्र की यह अवस्था इस तरह की तो नहीं है ना? क्योंकि वो जो 90 है जिसको हमारे लौकिक भाषा में आंख के अंधे कहते हैं, वो एकत्रित होते हैं, उनका बहुमत हो जाता है और वो इलेक्टेड होते हैं। वहाँ पे एक ही बार वोट डालना है और इलेक्ट करना है, बाद में आपके पास कोई पर्याय नहीं होता है। और वो जो 10 है जो देख पाते हैं, जिनको चिंता है, विनाश की चिंता है, किसी को बचाने की चिंता है, किसी को कुछ अच्छा करने की चिंता है, वो अल्पमत में है और वो कभी इस झूठे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नेतृत्व नहीं कर पाएंगे और समाज हो, राष्ट्र हो, उसके उत्थान में एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कभी वो योगदान नहीं दे पाएंगे। तो अभी मैंने ये जो दृष्टांत बताया है इसको ध्यान में रखकर आपको लोकतंत्र का चिंतन करना होगा। अब ये लोकतंत्र की जो दूसरी बड़ी एक त्रुटि है वो योग्यता है। योग्यता क्या है, एक उदाहरण से सीखेंगे। समझो किसी सरकारी ऑफिस में कोई एम्प्लॉयमेंट का निकलता है, अगर क्लास 4 के लिए अगर कोई पोस्ट निकलता है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है कि आपकी मिनिमम इतनी पढ़ाई होना चाहिए, मिनिमम आपका ये एज होना चाहिए, ये एज के बाद ओवर एज होने के कारण आप रिक्रूट नहीं होंगे। और नॉर्मली रिटायरमेंट का एज होता है, फिर क्लास 2 के लिए थोड़ा सा हायर एजुकेशन होता है, क्लास 3 के लिए अधिक हायर एजुकेशन होता है, क्लास 4 के लिए अधिक हायर एजुकेशन होता है। परंतु इन सब पर राज करने वाले और इन सबको आदेश देने वाले के लिए इलेक्शन में, चुनाव में अर्जी भरने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? यानी एक तरह से अगर लौकिक भाषा में कहे कि द मोस्ट नॉन एलिजिबल पर्सन फॉर क्लास 4 एम्प्लॉयमेंट is eligible to become a politician, a member of parliament, member of legislative council, and he will rule and he will give direction to the all educated persons.
एजुकेशन को बहुत महत्व है ऐसा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि वर्तमान का जो एजुकेशन है ये पाश्चात्य है, परंतु फिर भी एजुकेशन के कुछ मायने ज़रूर है। तो ये कैसा लोकतंत्र है कि आप क्लास 4 सीट के लिए मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है एजुकेशन का, उतना भी क्राइटेरिया उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर बनने के लिए नहीं है। तो ये झूठा लोकतंत्र सही में हमें कौन सी दिशा में लेके जा रहा है, इसका अध्ययन करने की आवश्यकता है। दूसरी जो एक त्रुटि है इस लोकतंत्र की, कि अगर आप और हम कुछ तय करते हैं, हम बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे कल किसी अधिवक्ता ने कहा कि मुस्लिमों को तो ओरली देने का अधिकार है, परंतु हिंदुओं को तो लिखित स्वरूप में गिफ्ट डीड वगैरह करना पड़ता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने के बाद आपके लिए कानूनन शिक्षा का प्रावधान भी ये संविधान करती है जो इन पॉलिटिशियन ने बनाया है। अब विडंबना इतनी देखिए कि जिन्होंने सामान्य नागरिकों के लिए ये बताया है कि आप अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करते हैं तो आपको क्रिमिनल ऑफेंस हो के आपको ये सज़ा होगी, इतना बड़ा मैनिफेस्टो बनाते हैं, जनता के सामने रखते हैं, टीवी डिबेट में आते हैं, और चुन के आने के बाद वो आश्वासन की पूर्ति ही नहीं करते हैं। और फिर कहा जाता है कि उन्होंने सिर्फ घोषणा किया था, वो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, लिखित नहीं था। यानी खुलेआम सब इसमें आप लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, और जो बताया वो नहीं किया तो भी आपका गुनाह नहीं होता है। और कठुआ के केस में देखिए कि जिनका कोई संबंध नहीं, ऐसे लोगों को, तो जिस लोकतंत्र का हम महिमा मंडन कर रहे हैं, सही में वो इस राष्ट्र के, हमारे धर्म परंपरा के उत्थान के लिए कितना उपयोगी है, इसका चिंतन हमें करना होगा। अब जो अगला सूत्र है कि हमें आत्मचिंतन की ओर जाना है। आज जो वर्तमान व्यवस्था है उसको लेकर हमें चिंतन करना होगा, और हमने इस वर्तमान व्यवस्था का हमारी धर्म परंपरा, संस्कृति, इतिहास के रक्षण के लिए कितने प्रमाण में हमने इसका उपयोग किया है, यह देखने की आवश्यकता है। ऐसे क्यों है? क्योंकि जिस दिन से सेकुलर शब्द डाल दिया उस दिन संविधान ने कहा था कि राज्य सेकुलर है, परंतु हमारे हिंदू राजनेताओं ने स्वयं को ही सेकुलर घोषित करके हिंदू हित में जो योगदान दे सकते थे वो उन्होंने कभी नहीं दिया। परंतु अन्य पंथों का, अल्पसंख्यकों का अगर हम देखे हैं तो उन्होंने कभी चुन के आए कि नहीं ये नहीं देखा, तो हर पार्टी के सामने उन्होंने अपनी मांगें रखी और चुन के आने की प्रक्रिया किया। तो राजनैतिक दृष्टि से जागरूक न होना यह हमारे हिंदुओं का सबसे बड़ा पराभव है, और इस सिस्टम को हम उपयोग में न ला पाए, ये हमारी अत्यंत कमज़ोरी है, उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। और इसका एकमात्र उपाय यही है कि राज्यकर्ताओं ने जो घोषणाएं की है या मैनिफेस्टो दिया है उसके पीछे दौड़ने के बजाय हम सभी को अपना मैनिफेस्टो बनाकर समाज के सामने, राज्यकर्ताओं के सामने रखना पड़ेगा, और हमारे इच्छाओं को जो पूर्ण करेगा उसके समर्थन में हम खड़े रहेंगे। ये खुली घोषणा हमें करने की आवश्यकता है। यहाँ से जाते समय हम कुछ बातें तय कर सकते हैं, मैनिफेस्टो तय कर सकते हैं, और हम अपने क्षेत्र में जाके घर घर तक पहुँचे कि आपके घर में कोई वोट मांगने आएगा तो उसको बताओ कि हिंदुओं की ये मांगे है। और इस प्रक्रिया से अगर हम प्रयास करते हैं तो क्या क्या मांगे हो सकती है हमारी। भारत को संवैधानिक दृष्टि से हिंदू राष्ट्र घोषित करे, यह मांग हम पहली रख सकते हैं। दूसरी मांग क्या रहेगी हमारी? संपूर्ण देश में गोहत्या बंदी विरोधी कानून हमें लागू करना है। तीसरी क्या मांग रहेगी कि हमारी देवता और आस्थाओं के बारे में जो टिक्का टिप्पणी करेंगे, विडंबन करेंगे, उपहास करेंगे, तो उनको सजा देने के लिए कठोर कानून का निर्माण हो।
इस देश में पूर्णतः धर्मांतर बंदी का कानून केंद्र शासन लागू करे, ऐसी मांग हमें करनी होगी। हमारे जो मंदिर सरकारीकरण हुए हैं, सबके सब सरकार की गुलामी से मुक्त होकर भक्तों के हाथ में सौंपे जाए, यह एक मांग हमारी करनी होगी। जो दो कानून जो भारत में एक प्रत्यक्ष रूप में इस्लामिक राज्य की स्थापना कर रहे हैं, वक्फ कानून और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसको निरस्त करे, यह मांग हमें करनी होगी। और राष्ट्र की बाह्य और अंतर्गत सीमाओं की सुरक्षा के संदर्भ में भी हमें कुछ मांगें रखनी होगी। और जो राजनीतिक दल इस सभी मांगों को अपनी घोषणा पत्र में लेता है और 1 वर्ष के अंदर हम ये सब करने का प्रत्यक्ष कृति पर आश्वासन देता है, तो उनके समर्थन में आप खड़े हो सकते हो। और संभव है तो पॉलिटिकल पार्टी के जो अध्यक्ष है वो एक एफिडेविट दे कि मैंने जो घोषणा पत्र में लिखा है ये मेरा कानूनी दायित्व है, और अगर ये मैं पूर्ण नहीं करूँगा तो सर्वसामान्य नागरिक हमारे पार्टी के विरोध में कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो ऐसे वो स्वयं एक एफिडेविट दे के अगर घोषित कर देते हैं तो जनता और राज्यकर्ता में एक विश्वास का संबंध भी निर्माण होगा। तो अभी मैंने ये जो आपके सामने प्रस्ताव रखे हैं, तो ऐसा कोई हमारा मैनिफेस्टो बनना चाहिए कि जो हम सबके सामने रख सकते हैं। आप क्या बोलते हैं? अगर ये मैनिफेस्टो हम बनाकर राजनीतिक पार्टी में रखते हैं और इसको अनुमोदन देते हैं, तो मैं जय तू कहूँगा, आप हिंदू राष्ट्र कह के इसका समर्थन करेंगे। जय तू जय तू जय तू जय तू जय तू जय तू। तो आज से हम राजनीतिक पार्टी के घोषणा पत्र के पीछे न जाकर हम भी अपना मैनिफेस्टो रखकर अपने हिंदू बांधवों को जागरूक कर, संगठित कर, हमारी हिंदू इच्छाएं, हिंदू मांगों को पूर्ण करने के लिए आज से प्रयत्नरत रहेंगे। यही इस वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव का सबसे बड़ा आज का ध्येय वाक्य होगा। ऐसे बोलकर मैं अपने वाणी को गुरु चरणों में विराम देता हूँ। आप सभी को नमस्कार।